इन्वायरमेंट। चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 है ना जी, इसको हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी मानव जनन तंत्र लेक्चर नंबर कितना है जी? 4 है ना। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे मानव यानी पुरुष में जनन तंत्र को पढ़ रहे थे, है ना। कुछ पढ़ लिए थे, कुछ पढ़ना बाकी था। सहायक अंग को भी जान गए थे, कई गो होता है सहायक अंग, है ना, और सारा भी होता है, समझे। कितना हम बताए थे यहाँ पर जी? 4 गो बताए थे। चार 5 को बताए थे यहाँ पे, समझे। कौन कौन? एगो है शुक्रवाहिका, अधिवृष्ण, शुक्रवाहक, और क्या यहाँ पर जी? शुक्राणु, शुक्राशय और शिश्न। हम यहाँ बताए थे कि यहाँ पर एक होता है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे जी? वृष्ण बोलेंगे। इसके अंदर में बहुत सारे जालिका होते हैं, नली होता है, ठीक, शुक्रजनक नलिकाएं, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे एक रचना होता है ना। ये रचना को क्या बोलते हैं जी? अधिवृष्ण। रुक जा, अधिवृष्ण, समझे। अब एकरा में से देखो, एकरा में से ई में जाने के लिए एक रचना होता है, लगभग 12 से लेके 12 से 20 गोले होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? शुक्र वाहिका, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें फिर बहुत सारा नसों का ऐसे ऐसे गुच्छा रहता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसे रहता है, समझे। ऊपर में मोटा रहता है, नीचे में आके पतला, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे, ठीक। ये जो नलिका है देखो, यहाँ पर ये जो है, ये बहुत सारा नली है, एकरा में बहुत सारा नसों का जाल है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें 3 भाग होता है, इसको बोलते हैं सिर, इसको बोलते हैं शरीर, और इसको बोलते हैं पूंछ। ये भी बता चुके थे आप लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है जी? ये शुक्रवाहक होता है, शुक्रवाहक। इतना हम आप लोग को पढ़ा दिए थे ना, इतना ना, बोलो कोई दिक्कत ना में? इतना हम पढ़ा दिए थे। क्या बोले थे जी? कि यहाँ पर एगो टेस्टिस है, वृष्ण है, इस वृष्ण के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, यानी शुक्रजनक नलिका होता है ना। इस नलिका के अंदर ही क्या बनता है जी? स्पर्म का निर्माण होता है। कौन कोशिका से होता है जी? नर जर्म कोशिका से होता है। और सर्टोली सेल क्या करता है? में छोटी पोषण प्रदान करता है ना। हम बताए थे कि मान लो कि यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है जी? ये तुम्हारा एक उसको उस इसके में के शुक्रजनक नलिका है ना। एक में 2 कोशिका था, एगो कोशिका कौन था जी? एगो कोशिका था नर जर्म कोशिका। एगो कौन था यहाँ पर? सर्टोली, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या होगा जी? नर जर्म जो कोशिका होगा, ये क्या कर देगा जी? ये बना देगा, किसको बना देगा बताओ? ये नर जन्म कोशिका के मध्य से क्या बनेगा जी? स्पर्म बन जाएगा, है ना। स्पर्म बन जाएगा, लेकिन क्या स्पर्म बढ़िया वाला है? अभी तंदुरुस्त है, परिपक्व है नहीं। अब क्या करेगा जी? ये पंजा के मूरिया जो है ना, ये मूरिया किस में लगा देगा? सर्टोली सेल में। किस में लगा देगा जी? सर्टोली सेल में लगा देगा, है ना। और जैसे ही सर्टोली सेल में लगाएगा, अब इस सर्टोली सेल क्या करेगा? इसको पोषण प्रदान करेगा, समझे। पोषण प्रदान करेगा और इसको फिर परिपक्व करेगा, और फिर यहाँ से कुछ पोषण लेके हई वाला नली यानी शुक्रवाहक नली के द्वारा, शुक्रवाहिका नली के द्वारा कहाँ चल जाता है जी? अधिवृष्ण में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? अधिवृष्ण में ये चला जाएगा, है ना। और अधिवृष्ण में कितने दिनों तक रहेगा जी? 20 से लेके 30 दिनों तक ये रहता है। और यहाँ पर क्या करता है? ये परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, समझे। क्या होता है छोटू? यहाँ पे परिपक्व होता है,
समझे? तो ये क्रिया को आप लोग बखूबी जानते हैं, ठीक, कि कौन पोषण प्रदान करता है, कौन पोषण प्रदान नहीं करता है। देखिए यहाँ पे हमें बताएं कि ये जर्म सेल से क्या होगा जी, यहाँ पे बन रहा है। अब बन के यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये हई वाला जो कोशिका है ना, ये जो स्पर्म है सर्टोली सेल में जाकर अपना हेड को लगा देता है और वहां से पोषण प्रदान करना शुरू कर देता है। ये आप लोग इतना अच्छा से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए हम ये भी बताए थे कि इसके अंदर में क्या होता है जी, वो खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? मान लो कि एक ऊपर से ऐसे गया हुआ है इधर, तो मान लो कि यहाँ पे वो खाली स्थान है, क्या बोलते हैं इसको? अंत, अंतरा, बताओ? हाँ, क्या होता है जी? अंतराली अवकाश, अवकाश। इसमें कौन सा कोशिका रहता है? अंतराली कोशिका बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं क्या जी, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग सेल। इस लीडिंग सेल से क्या निकलता है जी? एंड्रोजन हार्मोन, यानी इसी को क्या कहते हैं? टेस्टो एस, हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझे? समझे ना? इसलिए इसको क्या बोलता है जी, नर जनन हार्मोन भी इसको कहते हैं, नर हार्मोन भी कहते हैं इसको हम लोग। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? तो समझ में आया ना इतना कि कहाँ होता है? अंतराली अवकाश में लीडिंग सेल होता है ना? ये लीडिंग सेल क्या करता है जी, नर हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद बताओ? चलिए, तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे, आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे जी, शुक्रवाहक। अधिवृष्ण हो गया, ये हो गया शुक्रवाहक, ठीक। अब यहां पर देखो शुक्रवाहक क्या है जी, हम बताए थे आप लोग को, यहां पर फिगर भी देख लीजिए थोड़ा सा। शुक्रवाहक यही है ना, होता नहीं, ये वाला तो अधिवृष्ण है ना? यहाँ पर हई वाला जो भाग है, इसे इसे जो गेल है, ये वाला, ये क्या है जी? शुक्रवाहक। हाँ, शुक्र वाहक क्या होता है वाला? शुक्रवाहक। यहाँ पर देखो जो पालिका ऐसे तुमको दिख रहा है ना? तो ये क्या है छोटी? शुक्रवाहक है। तो शुक्रवाहक क्या है? एक नली होता है। क्या है छोटी? एक नली होता है जो स्पर्म को, जो स्पर्म को अधिवृष्ण से कहां पहुंचाने का काम करता है जी? स्खनल नलिका। स्खनल नलिका कहने का मतलब क्या? एपिडिडमिस, यहाँ पे एपिडिडमिस से लेके यानी वहां पे क्या बोल सकते हैं, अधिवृष्ण से लेके वो कहां पहुंचाने का काम करता है जी? स्खलन नलिका इसको बोलते हैं, है ना? चाहे स्खलन वाहिनी या इसी को बोलते हैं शुक्राशय। समझिए, शुक्राशय में वहां पे पहुंचा देता है, ठीक है? समझे ना? ये कितना का होता है जी? ये 30 से 45 सेंटीमीटर का ये पेशीय गो होता है। कैसा होता है जी? 30 से लेके 45 सेंटीमीटर का होता है। इसका काम क्या है जी? अधिवृष्ण से शुक्राणु को लेकर कहां पहुंचाना? शुक्राशय में। समझे? कोई यहां पर दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए वासा, वासा डिफरेंसिया को साथ वाली, यानी को साथ वाली धमनियां, यानी वास से डिफरेंसिया की धमनियां द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है। ये धमनियां जो होता है सामान्यतः सुप्रियर यानी कभी कभी इंफीरियर वेसाइकल धमनियों से निकलती है, जो कि अंतरा के आंतरिक इलियायक धमनियों की एगो शाखा होता है। समझे? तो यहां पर ये याद रखिए, करने के फिगर भाई, देखो यहीं से क्या होता है जी, आप लोगों को यहां से जाता है ये रक्त वाला नलिका जाता है, जो इसको रक्त पहुंचाने का काम करता है ना? अब जानवे ना करते हैं जी कि रक्त क्या होता है?
रक्त जो होता है, रक्त में बहुत सारा पोषक तत्व जो होता है ना। और वो तत्व जो होता है वो सबको कोशिकाओं को पोषण देता है कि वो अपना काम आराम से कर सके, समझे। अगर वो नहीं रहेगा, अगर पोषक तत्व अगर नहीं रहता है तो क्या कोई काम कर पाएगा? तुम्ही को अगर पोषक नहीं मिल पाए, पोषक तत्व नहीं मिल पाए, खाना नहीं मिल पाए, तो काम कर पाओगे? जो तो वीडियो चालू है, मुझे लगता है कि भुला गए हम चालू करने का। चालू है, देखो यहाँ पे अस्खलन, देखो अस्खलन के समय इसी पेशियों यानी इसी पेशीय दीवारें संकुचित होकर शुक्राणुओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है। जब अस्खलन होता है उस समय क्या होता है, पेशिया जो एकदम संकुचित होता है और होकर क्या करता है, जिसको तेजी में आगे बढ़ाने का काम करता है। अब एगो याद रखना, नसबंदी गर्भ निरोधक के एक विधि है। क्या है जी? नसबंदी क्या है? गर्भ निरोधक का एक विधि है ना, जिसमें वासा डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहक नलिका को क्या करता है, उसको अस्थायी रूप से काट दिया जाता है और काट कर दोनों को अलग कर देता है। मान लो कि ये क्या है जी, ये वास डिफरेंशिया है ना, यानी शुक्रवाहक है। यहां से इसको काट देंगे और काट के इसको इधर बांध देंगे, और फिर यहां से काट देंगे और इधर ऐसे करके बांध देंगे, है ना। बांध देंगे, दोनों में से कनेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो यहां से जो है अधिवृष्ण से ये जो है नहीं ले जा पाएगा। यहां से शुक्राणु को इधर देखो, यहाँ पे इसका कर दिया, यहाँ पे काट दिए, आ इधर वाला को इधर करके यहाँ पर काट के यहाँ पे क्या कर दिए जी, मतलब यहाँ पे बांध दिए। अब जैसे यहाँ बांध देंगे तो देखो यहाँ से तो आएगा, इसमें तो बनेगा, क्या बनेगा इसमें जी, शुक्राणु बनेगा। लेकिन ये शुक्राणु जो होता है वो इधर नहीं आ पाता है, नहीं हानि नहीं पहुंचाता है, समझे। ये यहाँ पर फिर क्या होता है जी, कुछ दिन के बाद ये अपने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। और इधर में नहीं जाएगा, इधर में नहीं जाएगा तो पेनिस के द्वारा फिर वो विजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, ये गर्भ निरोधक का बहुत अच्छा एक विधि होता है, इसी को बोलते हैं नसबंदी कर देना। ठीक है, कौन की थी, इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी के दौरान पुरुषों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा देती थी, ठीक। बलजोड़ी। कुछ मामलों में इसे उल्टा, मतलब क्या होता है, उल्टा जा सकता है, इसको उलट भी दिया जाता है जी। एक आधुनिक रूप यानी वास अवरोध या गर्भ निरोधक में शुक्राणु के प्रवास को अवरुद्ध करने के लिए वाहिनी में एक अवरोध पदार्थ इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आधुनिक काल में क्या है जी, कि अब काटा भी नहीं जा रहा है, ओकरा में एगो पदार्थ ओकरा में इंजेक्ट कर यानी उसमें डाल दिया जा रहा है कि नली को रोक दे रहा है, नली में को यहाँ पर जाम कर दे रहा है। अब ओकरा बाद ओकरा में से स्पर्म बहरी अबे नहीं करेगा। मान लो कि एकरा में कुछ है, यहाँ पे से नली है, एकरा में कुछ यहाँ पे क्या कर देंगे, फंसा देंगे। अब एकरा में से कुछ जाएगा ऊपर में, है नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा भी विधि अब नया नया, मतलब देखो दुनिया क्या कर रहा है जी, डेवलप कर रहा है। और जब ये डेवलप कर रहा है तो अच्छा अच्छा यहाँ विधि क्या होगा, निकाल के वो लाएगा, है ना। और यहाँ पर एक विधि और आ गया है कि पहले क्या है, रसायन के द्वारा भी, और उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे डाल के भी यहाँ पे इसको नसबंदी कर दिया जा रहा है, समझे। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या है जी, एक तुमको ये दिख रहा है क्या, यहाँ पर टेस्टिस है, समझे ना। यहाँ पर क्या है, एपिडिडमिस है। यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से यही क्या है जी, यहाँ पर तुम देख रहे हो ऐसे, यही है वासा डिफरेंशिया, है ना। वास डिफरेंशिया, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक नलिका, क्या इसको बोलते हैं जी, शुक्रवाहक नलिका। और यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है, यह है सेमिनल वेसाइकल। क्या है जी, सेमिनल वेसाइकल मतलब शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक। अब यहां पर देखो ये वाला क्या है जी, इसको बोलते हैं मूत्र नलिका, यानी यहां से कहां से आता है ये किडनी से आके यहां पर आता है। ये वाला क्या है छोटू, इसको बोलते हैं ब्लाडर बोलते हैं, है ना। मूत्राशय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, मूत्राशय कहते हैं इसको, बता रहे हैं, अभी नहीं बताएं, बैल कहीं के। ये क्या भी बताएं, ये है टेस्टिस,
यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ से एपिडिडिमिस में गया, यहाँ पे गया एपिडिडिमिस में गया ना, यहाँ से फिर पोषण लेगा 30 से 35 दिन, फिर यहाँ से निकल के चल जाएगा एक द्वारा, यहाँ देखो ये शुक्राशय है, समझा, ये शुक्राशय है, एकरा में जामा हो जाएगा, समझे ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या है जी, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलेगा, कुछ प्रोटीन ये सब निकलेगा, प्रोटीन ये सब निकलेगा यहाँ पर, है ना, कुछ कैल्शियम सब निकलेगा, समझी, और निकल कर फिर क्या हो जाएगा, जेकर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे जब बढ़ेगी तो तुमको 2 दाना जैसा दिखेगा, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, वो द्रव क्या करता है, वो द्रव सिक्रेट करता है। वो द्रव क्या होता है जी, वो जाता है इस पेनिस में, और पेनिस में क्या करता है जी, यहाँ पे नली जो होता है, यूट्रस जो यहाँ पे क्या क्या उसको बोलते हैं, ये जो मूत्र नलिका जो होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं क्या मूत्र नलिका ही बोलते हैं ना, तो ये इसमें इसमें जो अम्लीयता रहता है ना, इस अम्लीयता को क्या करता है जी, खत्म करता है, और अम्लीयता को खत्म करके यहाँ पर स्पर्म को आसानी से जाने देता है, समझी। देखो पहला बात तुम ये जानो ना, ये जानो कि जो पेशाब होता है ना, वो क्या रहता है जी, अम्लीय होता है, ठीक। अम्ल वाला माध्यम में अगर स्पर्म आएगा तो वो क्या कर जाएगा जी, वो खराब हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ से बल्बो यूरेथ्रल यानी कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, यहाँ से निकलता है, वो द्रव होता है। ये द्रव कैसा रहता है जी, चिकना रहता है द्रव, है ना, लसलसा हल्का सा टाइप रहता है, पानी जैसा रहता है, समझे। ये द्रव निकलेगा, इसके द्वारा निकल के यहाँ से पहले इसको तो इसको में जो अम्लीयता रहेगा उस अम्लीयता को दूर करवे करेगा, ये निकल के जाता है कहाँ पे, फीमेल के विजाइना में जाता है, और वहां पे जो अम्लीयता रहता है ना, उस अम्लीयता को भी नष्ट करने का ये काम करता है, समझे। तब जाके स्पर्म जाएगा, और स्पर्म जाएगा तो फिर क्या करेगा जी, वहां पे वो अपना फिर ग्रो करेगा, आगे में बढ़ेगा, और अंडाणु से निषेचन करेगा, समझे। तो ये यहाँ पर क्रिया होता है। और यहाँ पर देखो ये क्या है जी तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाडर यानी मूत्राशय बोलते हैं, समझे ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से एक नलिका गुजरती है ना, ऐसे सामान्य अवस्था में इस एकरा से क्या होगा जी, मूत्र बाहर आएगा, समझे ना। लेकिन जब असमान यानी जब कोई आदमी जो है किसी से शारीरिक संबंध जब बनाता है, उस समय क्या यानी कॉपुलेशन जब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शारीरिक संबंध बनाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब कॉपुलेशन होता है तब यहाँ से क्या निकलता है जी, यहाँ से आएगा स्पर्म आएगा, यानी सीमेन आएगा, समझे, सीमेन आएगा, और सीमेन क्या होता है, यहाँ से बाहर फिर निकल जाता है, समझे। देखो सिर्फ स्पर्म ही क्या है जी, सीमेन नहीं है, है ना। सीमेन जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमिनल वेसाइकल का कुछ मिस एकरा में कैल्शियम सब प्रोटीन वोटीन मिलके सब शुक्राणु सब मिलके क्या बनाता है जी, सीमेन, है ना। अब देखो सिर्फ स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में, ब्रेस्ट में बनता है। लेकिन सभी जो जो निकलता है, जो स्पर्म निकलता है, सॉरी सीमेन जो निकलता है, उसमें और क्या मिला हुआ रहता है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव मिला होता है, और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड का यहाँ पर स्राव मिला हुआ रहता है, समझी। तब जाके वो बन पाता है, पूरी तरह से सीमेन बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब क्या यहाँ पर जी, शुक्राशय, ठीक है। शुक्राशय देखो क्या है, शुक्राशय पुरुष प्रजनन प्रणाली में मूत्राशय के पीछे एक क्या होता है स्थित छोटे कुंडली थैली नुमा 2 गो होता है, याद रखना क्या होता है जी, 2 गो होता है, समझे ना। जैसे मैं आप लोग को दिखाए थे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, एगो तो इधर से दिख रहा होगा तो 2D वाला में, तो यहाँ पे तुमको एगो दिख रहा होगा ए वाला, लेकिन तुम जब यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको 2D में दिखता है, यहाँ पे 3D में सब फिगर में यहाँ पर दिखता है। देखो ये वाला जो है क्या जी, एगो इधर है शुक्राशय, एगो किधर है जी, इधर है शुक्राशय, है ना। और यहाँ पर देखो ये क्या है जी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये वाला क्या है जी, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये कैसा होता है, एगो बोल सकते हैं ना कि मटर के दाना के जैसा होता है, कैसा होता है जी, मटर के दाना के जैसा। एक से क्या निकलता है जी, बहुत सारा
पदार्थ प्रोटीन निकलता है, फिर एक से भी कुछ कैल्शियम सब निकलता है। अब मिलाकर यहाँ पर क्या बनता है, छोटी सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लिए, समझे ना कि यहाँ पर कै गो होता है जी, 2 गो होता है। याद रखेगी ना सब, कितना होता है, 2 गो होता है क्या, शुक्राशय। ठीक, जो वीर्य को 60 से 70% का हिस्सा श्रावित करता है। वीर्य मतलब क्या, सीमेन। सीमेन के ये अपने ही, याद रखना, स्पर्म जो होता है सीमेन में लगभग 10% होता है। कितना होता है जी, 10% होता है। समझे, कितना होता है, लगभग 10%। लगभग 10% में कितना होता है, करोड़ों की संख्या में रहता है। लगभग ये 30 करोड़, जब एक बार सीमेन बाहर निकलता है ना, तो लगभग 30 करोड़ स्पर्म जो होता है वो बाहर निकल जाता है। लगभग, है ना, 30 से 40 भी बोल सकते हैं, 30 करोड़ लगभग निकलता है। ठीक है, अब यहां पर देखना, तो शुक्राशय क्या होता है जी, एक थैला है, एक कुंडलित थैली नुमा एक ग्रंथि है ना, जेकरा में क्या होता है जी, शुक्राणु जाके वहां पर इकट्ठा होता है और वहां पर कुछ स्राव, यानी बताए थे ना कि शुक्राशय का भी कुछ स्राव वहां पे होता है। समझे, और ओकरा में कितना प्रतिशत जी, 60 से 70% इसी का स्राव रहता है। यह क्षारीय द्रव फ्रुक्टोज, फिर क्या है जी यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड और अन्य प्रोटीन से समृद्ध होता है, जो शुक्राणुओं को क्या करता है जी, पोषण प्रदान करते रहता है, गतिशीलता यानी गति प्रदान करते रहता है और सुरक्षा प्रदान वो लोग को करते रहता है। समझी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बताओ। तो यहां पर याद रखना कि शुक्राशय क्या है, तो शुक्राशय पहले क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे कि एक थैली नुमा रचना है, कुंडली थैली नुमा रचना है, जहां पर सीमेन क्या होता है, इकट्ठा। सीमेन यानी पहले बोलेंगे शुक्राणु जो होता है वास डिफरेंशिया के द्वारा आता है, उसमें इकट्ठा होता है। फिर जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इस सब का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का कुछ स्राव होता है, सब जाके उसमें क्या होता है जी, शुक्राशय में इकट्ठा होता है। फिर वहां पर सब मिलकर सीमेन का निर्माण करता है ना। और एक में शुक्राशय का कितना भाग होता है जी, 60 से 70% रहता है। और 10% मान लो ई, तो कितना हो गया, 70 और 10 80। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से कितना आता है, लगभग 20% आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से कितना आता है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव कितना होता है, 20% होता है। समझे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये काम क्या करता है जी, शुक्राणु को पोषण देगा, गति प्रदान करेगा और यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो, हार्मोनल नियंत्रण, शुक्राशय की वृद्धि और कार्य मुख्य रूप से क्या करता है जी, टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन द्वारा नियंत्रण होता है। यानी शुक्राशय का जो विधि होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है जी, टेस्टोस्टेरोन, इसी को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, है ना। मूत्राशय के पीछे मलाशय, मलाशय मतलब रेक्टम के सामने ये होता है, समझे ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है जी, ये प्रत्येक शुक्र वाहक, प्रत्येक शुक्राशय शुक्र वाहिनी यानी वास डिफरेंशिया से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जुड़कर क्या करता है जी, स्खलन नली का निर्माण करता है, जहां से वीर्य जो होता है वो बाहर निकलता है। संरचना कैसा इसका है जी, लंबा होता है, कुंडलित तो होता है ना, और थैली जैसा होता है। ये क्या है जी, एक ग्रंथि बोल सकते हैं, ग्रंथि है ना। इसका लंबाई कितना होता है जी, लगभग ये 5 सेंटीमीटर का ये होता है। कितना, लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है। समझे, यह क्या करता है जी, स्वयं शुक्राणु निर्माण नहीं करता है। शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है, वृष्ण में। वृष्ण के कहा, शुक्रजनक नलिका में। कौन सा कोशिका के द्वारा, जर्म कोशिका के द्वारा, है ना। तो याद रखना है, एकरा में क्या रहता है, एकरा में कुछ स्राव रहता है, कुछ चिपचिपा स्राव रहता है, जो कैल्शियम प्रोटीन सब एकरा में रहता है। और वही सभी यहाँ पे क्या करता है, मिलके सीमेन सब का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये शुक्राशय भी आपका क्या हुआ जी, खत्म। अब क्या है आपका यहाँ पे शिश्न, जिसको बोलते हैं हम लोग पेनिस। ठीक है, हम पहली बार बताए थे, शुरू किए थे तभी कि पेनिस जो होता है ये मेल का मेन ऑर्गन नहीं है, समझे, सहायक अंग है, जो क्या करता है जी, जो सीमेन को विजाइना में प्रवेश कराने का एक माध्यम है ना।
माध्यम का यह काम करता है, समझे। देखिए, शिश्न पुरुष प्रजनन तंत्र का बाह्य, बाह्य मतलब क्या जी, बाहरी जनन है, क्या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जो मूत्र त्याग और वीर्य को स्खलन यानी बाहर निकालने में मदद करता है, कार्य करता है, समझे। शिश्न क्या करता है जी, शिश्न जो है बाहरी प्रजनन तंत्र है ना, यानी बोल सकते सेकेंडरी प्रजनन तंत्र है, जो कि मूत्र और सीमेन को त्याग करने में या त्याग करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताए थे, अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, शिश्न की संरचना है यानी स्ट्रक्चर। देखो तो शिश्न के स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, यहां पर 3 गो होता है, समझे ना। पहला कौन होता है जी, मूल, फिर क्या होता है दंड यानी बॉडी होता है ना, और फिर क्या होता है जी यहाँ पे, ना पूछने उसको बोलते हैं शिश्न मुंड होता है, क्या होता है यहाँ पर जी, शिश्न मुंड यानी आगे वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह जो होता है, जो सबसे पीछे वाला भाग, जो क्या रहता है जी, शरीर के पैल्विक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, यानी शरीर से जो भाग जुड़ा रहता है पेनिस का, शिश्न का, उसे हम लोग बोलते हैं रूट बोलते हैं या मूल बोलते हैं उसको, ठीक है। जो बेलनाकार होता है, लंबा और बेलनाकार भाग जो होता है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, बॉडी कहते हैं, जो कि ये किस कौन से कोशिका से बना होता है, कौन से उत्तक से बना होता है जी, उत्तेजनीय कोशिका से, सॉरी उत्तक से बना होता है। किसको से बना होता है, उत्तेजनीय उत्तक से बना ये होता है, ठीक। याद रहेगा ना, ये क्या रहता है, एक में 3 भाग है ना। देखिए यहाँ पे 3 को दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए यहां पर ये वाला जो भाग जुड़ा हुआ है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, रूट बोलते हैं इसको। रूट यानी मूल बोल दो इसको, मूल, है ना, जो शरीर से जुड़ा हुआ भाग है ना। यहां पर ये भाग जो एकदम फ्री वाला भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं जी, शरीर बोलो। पेनिस का क्या है जी, शरीर या बॉडी इसको बोलो, है ना। ये कौन से कोशिका, कौन से उत्तक से बना होता है जी, उत्तेजनिक, है ना, उत्तक से बना होता है। आई शुरू में क्या होता है जी, लास्ट में इसको बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं जी, शिश्न मुंड, है ना। यानी पेनिस का यानी शिश्न का मुंह जो होता है, इसको बोलते हैं शिश्न मुंड कहते हैं, समझे। क्या होता है यहां पर जी, शिश्न मुंड होता है ये। कोई दिक्कत है ना इस पे, ठीक। अब यहां पर देखो, ये जो है, ये वाला भाग जो रहता है ना, ये पीछे जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला भाग क्या रहता है जी, पीछे जुड़ा हुआ रहता है। तब पीछे जुड़ा हुआ जो है उसको क्या बोलेंगे जी, रूट। ये वाला जो भाग है इधर वाला, है ना, जो बेलनाकार होता है, ये कैसा होता है जी, ये बॉडी है ना। और ये जो आगे वाला भाग है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं शिश्न मुंड या ग्लांस कहते हैं। शिश्न मुंड क्या बोलते हैं इसको जी, शिश्न मुंड या इसको ग्लांस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, याद रहेगा ना कि पेनिस का एक क्या है जी, यहाँ पे भाग होता है, जिसको पीछे वाला भाग ये जुड़ा हुआ रहता है शरीर से, है ना। और ये वाला भाग जो होता है पूरा बॉडी होता है, जो बेलनाकार होता है, उत्तेजनिक उत्तक से बना होता है। और ये वाला आगे वाला जो होता है वो शिश्न मुंड होता है, ठीक। इसमें बहुत सारे नस भी होते हैं, बहुत सारे नलिका भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए शिश्न मुंड यानी सबसे अग्र भाग है ना, जो कि क्या होता है जो अत्यधिक संवेदनशील होता है ना। ये बहुत जल्दी संवेदनाओं को क्या करता है जी, पकड़ता है, ठीक ना। शिश्न मुंड के ऊपर त्वचा की एक क्या होता है जी, परत होता है। इसके शिश्न मुंड के ऊपर क्या होता है जी, एगो बताए थे कल, है ना, कि एक क्या होता है जी, ढीला सा एक संरचना होता है, ढीला सा त्वचा होता है। उस त्वचे को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अग्र चर्म बोलते हैं या फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फोर स्किन बोलते हैं।
फोर स्किन कहते हैं। समझे? कोई यहां पर दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे, अब इसमें शिश्न के आंतरिक संरचना है ना। तो शिश्न के आंतरिक संरचना में देखते हैं क्या है कि शिश्न में 3 स्तंभाकार उत्तेजनीय उत्तक यहां पर होता है। कौन जी? 2 गो जो होता है इसका नाम है तुम्हारा, बोलने में गड़बड़ा जाते हैं इसको हम, है ना। यहाँ पर क्या है जी? कॉर्पस कैवर क्या है? कैव नोरसम है ना, कैवर नोरसम। यहाँ पर 2 गो ये होता है, ठीक। और एगो जो होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, क्या है जी? स्पंजियोसम होता है, एगो ये होता है। तो यहाँ पर कितने हुए? 3 गो होता है यहाँ पे उत्तक। 2 गो कौन जी? 2 गो ये वाला और एगो ये वाला होता है। समझे? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पर 2 गो है। समझे? ये वाला क्या है जी? 2 गो। वो कौन है जिसको बोलते हैं कॉर्पस, क्या इसका नाम है, देखो भुला गए फिर। हाँ, कैग क्या है? कैव नोर्सम है ना, कैव नोर्सम। और यहाँ पे है जी क्या? कॉर्पस स्पंजियो ओसम, है ना। यहाँ पर ये 2 गो भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह जो भाग होता है यह ऊपरी भाग है ना, यह ऊपरी स्थित है। इसमें इरेक्शन, इरेक्शन मतलब क्या होता है जी? ये स्टिमुलेट होता है रक्त के, जैसे जब एक में क्या होगा, रक्त प्रवाह होगा ना, तब एक में क्या बोलते हैं, जैसे उत्तेजित बोलते हैं। जब ये उत्तेजित होगा तो ये क्या होता है जी? कठोर होने में मदद करता है, ठीक। और ये क्या होता है जी? ये निचला भाग होता है ना। यह नीचे, यानी एकड़ ये क्या रहता है जी? नीचे होता है, समझे ना। और भाग में स्थित होता है, और इसमें क्या रहता है जी? मूत्र मार्ग एकरा में रहता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे, यहाँ पर ई वाला जो है ना भाग, ये वाला भाग में, ये वाला भाग में क्या रहता है जी? मूत्र मार्ग रहता है। समझे? और इसी मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है जी? पेशाब बाहर आता है या वीर्य बाहर आता है, ठीक। अब देखो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है जी? मूत्र मार्ग, यानी क्या यहाँ बोल सकते हैं, यह जो होता है कॉर्पस क्या है? स्पॉन्जियो ओसम के बिल्कुल बीच में होकर गुजरता है। मूत्र मार्ग जो होता है इसके बीच से होकर गुजरता है, जो मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने का ये काम करता है। समझे? ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। इतना पढ़ाएं। इसमें देखिए जितना भी जेनाइटल ऑर्गन था, जितना भी जेनाइटल ऑर्गन था, जेनाइटल ऑर्गन मतलब क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन था, जो कि सहायक जिसको बोलते हैं हम लोग, सहायक सहायक अंग बोलते हैं जनन मानव जनन अंग के। वो सब हम आप लोग को यहाँ पर पढ़ा दिए। समझे? तो यहाँ पे पांचों पढ़ा दिए। पांचों में यहाँ पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे ना? आपके बुक से ज्यादा हम पढ़ाए हैं, ठीक। और आपके बोर्ड में जितना आता है उससे हम ज्यादा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग को एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कुछ जानना है यहाँ पे। समझे? इसको जानना है, इसको जानकर यहाँ पे क्या करेंगे जी? लगभग वही 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा यहाँ पर खत्म। 10 मिनट और क्लास। अब देखो, हम बताए थे, कल बताए थे कि जब हम लोग क्या करते हैं जी, जब बच्चा पैदा लेता है तो कहाँ पे रहता है टेस्टिस? उदर गुहा के निचले भाग में होता है, यही बताए थे ना। और वो फिर क्या करता है, वो जैसे ही होता है ना बच्चा, जैसे ही 6 महीना 7 महीना का होता है, वो आ जाता है कहाँ? श्रोणी गुहा में, यानी स्कॉटम में आ जाता है। समझे? चलिए उसी में हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर देखना है थोड़ा सा। देखिए एक बच्चा क्या है जी, यहाँ पे संरचना है, क्या है? बच्चा का यहाँ पर एक संरचना है, ठीक है। देखो टेस्टिस का निर्माण गर्भाशय के उदर गुहा के क्या होता है जी? निचले भाग में होता है। समझे? जन्म के बाद टेस्टिस सामान्य सामान्य अवस्था में वृषण कोश के निचले हिस्से से जुड़ जाता है। समझे? क्या करता है जी? पहले देखो ये कहाँ पे है? उदर गुहा के, उदर गुहा में है ना। ये उदर गुहा है।
उदर गुहा के पास में ये है, समझे, यहाँ पर टेस्टिस का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर टेस्टिस का निर्माण हो रहा है, होले। और जब ये क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे 6 महीना 7 महीना का होता है, तब देखो यहाँ से धीरे धीरे, देखो यहाँ पे था और धीरे धीरे कहाँ पे चला आया, ये नीचे में है चला आया। ठीक, हंसो मत, तो फिर देंगे, समझा। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं जी, बेबी में मेल हार्मोन, एगो यहाँ मेल था, मेल हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। ये जो प्रक्रिया होता है कि यहाँ रहता है और फिर खिसक कर क्या होता है 7 महीना के अंदर में यहाँ पर चला आता है, स्कॉटम में चला आता है। तो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है, कौन सा हार्मोन कारण होता है, बेबी में जो मेल हार्मोन होता है ना, उसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल ये क्रिया होता है, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, कभी कभी उदर गुहा के निचले भाग में यहाँ पर जो है ना, कभी कभी जो ऐसा भी वक्त आता है, ऐसा भी बहुत सारा संरचना में होता है कि ये जो है ना स्पर्म, सॉरी, ये टेस्टिस जो है वो टेस्टिस नीचे आ ही नहीं पाता है। और जब टेस्टिस नीचे आ ही नहीं पाएगा, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर एक रोग हो जाता है ना, एक खराबी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्रिप्टोचिडिज्म, क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है कि क्या में स्कोटम में वो आ ही नहीं पाता है टेस्टिस, समझे। ठीक, तो अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या होता है ना कि टेस्टिस यहीं पे रहेगा। और जब टेस्टिस यहीं पे रहेगा तो कुछ दिन के बाद रहते रहते क्या होगा जी, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो सड़ने से हो सकता है कैंसर भी हो जाए और बहुत सारी बीमारी भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब क्या कि अंडकोश का निचला यानी नीचे न उतरना, यानी न उतरना, तब क्या होता है वहां पर जी, तब होता है जब वह अंडकोश में अपने सामान्य स्थान पर नहीं आ पाता है। यानी जब अंडकोश में कब नहीं उतर पाता है, जब वो अपने सामान्य, जब यहाँ पर वो रहता है तो यहाँ से जब नीचे क्यों नहीं उतर पाता है, जब वो पहले उसको जहाँ पे होना चाहिए वो वहां पर नहीं होगा, तब वहां से क्या होगा जी, वहां से नीचे वो नहीं खिसक खिसक पाता है, कहीं पे वो फंस जाता है, ठीक ना। अंडकोशों का नीचे न उतरना निम्नलिखित बीमारियों के उच्च जोखिम से भी जुड़ा हुआ है। एक बहुत सारा बीमारी भी होता है, जैसे में आप जानते क्या है जी, वयस्क में वृषण कैंसर होता है, समझे। जब आज बच्चा बड़ा धीरे हो जाता है तो उसमें वृषण कैंसर भी हो जाएगा, समझे। कहा अब कहलाया है जी, कैसे लेट हो गया, तबीयत खराब था, कुछ ही होल था, इधर तो नहीं है, उधर रखो उधर रखो उधर रखो। चलो देखो इधर देखो, फिर क्या है जी, वृष्ण में ममोड़ हो जाता है, ए लड़का, वृष्ण में ममोड़ हो जाता है, रखो उधर। यानी अंडकोश में क्या होता है, रक्त पहुंचने वाली नस क्या हो जाता है जी, मुड़ जाता है ना। आई कमर में क्या हो जाता है जी, कमर के पास में हर्निया हो जाता है, हर्निया बताए थे, आंत उतर जाता है ना। तो ये सब हम क्या करते थे, आप लोग को यहाँ पर बता दिए थे, समझे। अब देखिए, वयस्कता में वृषण कैंसर, यहाँ पर लक्षण क्या है इसका जी, वृषण कैंसर का, आमतौर पर यह जो होता है अंडकोश में क्या होता है, दर्द रहित गांठ पड़ जाता है, समझे। गांठ पड़ जाएगा, जैसे मैं देखो यहाँ पर ऐसे गांठ होगा, ये देखो, ये यहाँ पर क्या होता है जी के ऐसे गांठ पड़ जाता है वृषण में, समझे। और जब ऐसे वृषण में गांठ जब पड़ जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा जी, इसमें कैंसर का ये रूप धीरे धीरे धारण कर लेता है, समझे। अब उसके बाद देखिए, आकार में बदलाव आ जाता है ना, और भारीपन महसूस होने लगता है। फिर क्या आता है जगह में जोखिम, क्या है कि देखो, यह 15 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों में सबसे आम कैंसर मतलब देखा जाता है ना। लेकिन इलाज के बाद ठीक होने की दर बहुत उच्च है, इसमें ये क्या होता है जी, ठीक भी हो जाता है। इसके निदान के लिए क्या होता है जी, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहले इसको निदान यानी सर्जरी किया जाता है, और सर्जरी करके इसको खत्म किया जाता है, समझे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे वृष्ण के ममूर, ठीक ना, हाँ वही मरोर चाहे ममोर, ममोर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो,
यहां पे क्या है, यहाँ पे छोटू स्थित, यानी यहाँ पे स्थिति क्या होता है कि देखो यह होता है कभी कभी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में इसमें शुक्राणु रज्जु यानी जो शुक्राणु रज्जु यानी नस जो होता है ना, स्पर्मेटिड कोट जो होता है वो मुड़ जाता है। मुड़ जाने के कारण क्या होता है, काम में रक्त पहुंच ही नहीं पाता है, और जब रक्त नहीं पहुंचेगा तो इसमें क्या होगा जी, भोजन तो नहीं पहुंच पाएगा, और जब भोजन नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा जी, सब कोशिका मरना शुरू हो जाएगा। और कोशिका सब मरना जैसे ही शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वृष्ण क्या हो जाएगा जी, सड़ जाएगा। और जब सड़ जाएगा तो दर्द भी होगा ज्यादा, है ना। अचानक और अत्यंत तीव्र क्या होता है जी, ये दर्द होता है, सूजन होता है, और मितली मितली मतलब उल्टी के उल्टी जैसा होता है जी, है ना। ये सभी यहाँ पे होते रहता है, ठीक। और उपचार क्या है जी यहाँ पे, अंडकोश, एक सेकेंड, वृष्ण कोश ना, अच्छा वही अंड, अंड जो अंड होता है, ठीक है। यहाँ पे बचाने के लिए ए देखो कितना होता है, 6 घंटे के भीतर में क्या होता है ना, कि यहाँ पर सर्जरी होना आवश्यक होता है, अन्यथा क्या होता है जी, आदमी की, हाँ। फिर यहाँ पे क्या है, कमर के पास हर्निया, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, जब आंत का कुछ हिस्सा पेट के मांसपेशियों में कमजोरी के माध्यम से अंडकोश में आ जाता है तो वो हर्निया कहलाता है। और उसमें क्या होता है जी, वृष्ण कोश यानी अंडकोश जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्निया, ठीक है। और आप लोग को ये भी हम बताए थे कि पानी भी उतर जाता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोसील बोलते हैं। ये भी हम आप लोग को बता दिए थे, समझे। लक्षण क्या है जी, खांसने छींकने तथा भारी वजन उठाने में कमर में क्या होता है जी, दर्द होता है ना, उभार महसूस होता है, समझे। इसका क्या है जी, अक्सर हर्निया को ठीक करने के लिए सर्जरी ही करवाना पड़ता है, बिना सर्जरी के ठीक है नहीं होगा, समझे। तो ये तुम्हारा क्या था, लगभग लगभग हम क्या कर दिए, पूरा तुम्हारा नर जनन अंग खत्म कर दिए, समझे। अब जो है हम लोग को पढ़ना है कल से क्या, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन यानी मादा जनन अंग। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, मादा जनन अंग। कल आप लोग आइएगा, आइएगा आप छोटू, तुम छोटी, तुम तो आएगे। चलो देखो ए सुनो, समझे। ऑनलाइन कर लेगा। देखो हाइड्रोसिल में ऐसी स्थिति होती है, ये नॉर्मल दम कंडीशन है, ये कैसा है जी, ये दम नॉर्मल कंडीशन है, समझे। और यहाँ से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे उतरना शुरू हो जाता है, देखो पानी हल्का हल्का उतरना शुरू हो गया, जैसे ही उतरना शुरू होगा तो क्या होगा, क्या में पानी भर जाएगा, पानी भरते भरते क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये हल्का बड़ा होगा, फिर से पूरा बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील बोलते हैं, है ना। हाइड्रोसील हम लोग किसी और भाषा में यूज करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोसील नहीं होता है। हाइड्रोसील क्या है जी, के रोग है ना। फिर हर्निया एगो रोग है, इसी के माध्यम से क्या होता है जी, आंत भी बाहर आ जाता है ना, आंत भी इसके अंदर में आ जाता है, उसको हम लोग हर्निया कहते हैं। आंत बड़ी आंत चाहे छोटी आंत जो भी है वो सब बाहर आ जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ फिर क्या इसको बोलते हैं जी, पानी वाले उतरने को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील, और उसको क्या बोलते हैं जी, आंत जब उतरता है तो हर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए ठीक, बाय बाय, टाटा। झुकने के छिकने कहा गया है, छिकने, अच्छा झुकने के बाद छिकने कहा गया है, तो झुकने, अरे झुकने पढ़ लिया ना तुम, खांसने झुकने, खांसने चाहे वही कहा गया है, खांसने छिकने कहा गया है ना, ना वहाँ कहने का मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ कहने का मतलब है कि खांसने, जब खांसोगे तब यहाँ पे दर्द महसूस होगा, ऐसे झोंकोगे तब दर्द महसूस होगा, समझा। तो अगर वैसे महसूस हो रहा है तो समझो कि तुमको हर्निया का
दिक्कत आया है, समझे? ठीक है, तो अगर ऐसा लक्षण हो महसूस हो रहा है, कुछ भारी उठा रहा है तुम चीज, अब भारी उठा रहा है तब तुमको कुछ यहाँ पे कमर में दर्द हो रहा है, तब समझो कि हर्निया है। और ये किसमें होता है जी? मेल में होता है। जब मेल ऑर्गन पर रहते किसमें होगा जी? मेल में होता है, समझे? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।